Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा बीएसटी एकेडमी इंदौर से आज मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में आपको बतलाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वो पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है? एक है अपनी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और एक है अपनी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है तथा विंध्याचल पर्वत तथा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के बीच में नर्मदा घाटी स्थित है। क्या नर्मदा घाटी स्थित है? यहाँ से एक सीधा प्रश्न आता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तथा सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला के मध्य कौन सी नदी घाटी स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए कि दोनों पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी नदी घाटी स्थित है? नर्मदा नदी घाटी स्थित है। फिर आपसे यहीं पे पूछेगा कि नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो आप क्या बताओगे? नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला स्थित है। फिर यहाँ आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो आपको बताना है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला स्थित है। अब देखिए मध्य प्रदेश में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब आप उत्तर से नीचे आओगे तो आपको कौन सा पठारी व मैदानी क्षेत्र मिलेगा। फिर उसके नीचे आओगे तो आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। विंध्याचल पर्वत के नीचे जाओगे तो आपको नर्मदा नदी घाटी देखने को मिलेगी। फिर उसके नीचे जाओगे तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी तथा सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला के दक्षिण में जाओगे तो आपको ताप्ती नदी घाटी देखने को मिलेगी। यहाँ से एक और प्रश्न वापिस उठेगा, सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला किस नदी तंत्रों के बीच में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी तंत्र तथा ताप्ती नदी तंत्र के मध्य में। तो यहाँ पर अपन मध्य प्रदेश की प्रथम पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको जैसे सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि विंध्याचल पर्वत विंध्यन नामक शब्द से बना हुआ है। किस नामक शब्द से बना हुआ है? विंध्यन नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रुकावट। क्या अर्थ होता है? रुकावट। विंध्यन पर्वत श्रृंखला का एक और अन्य नाम है, उसका नाम है शिकारी। विंध्यन पर्वत श्रृंखला के दो नाम हैं, एक तो विंध्यन यानी होती है रुकावट और तथा एक और उसे बोलते हैं शिकारी। एक कहानी वैदिक कालीन एक कहानी प्रचलित है कि एक बार विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें कहा जाता है कि हम दोनों में से कौन अपनी ऊंचाई को बढ़ा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला अपनी इतनी ऊंचाई बढ़ा देता है कि पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाता है। तो उसके कारण क्या हो जाती है कि विंध्याचल पर्वत के आइट साइड रहने वाली जाति जनजातियों को क्या होने लगती है? दिक्कत होने लगती है। तो वो ऋषि अगस्त्य को बुलाते हैं तथा ऋषि अगस्त्य बोलते हैं कि आप विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकिए, वो आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेगा। तो ऋषि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत से प्रार्थना करते हैं कि आप आपकी जो ऊंचाई लगातार बढ़ा रहे हो उसे कम करिए। तो उनकी बात सुन के विंध्याचल पर्वत का विस्तार हमेशा के लिए रुक जाता है। इसीलिए उसका नाम हम क्या बोलते हैं? विंध्यन का मतलब क्या बताते हैं लोग बात? रुकावट भी कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि सर्वप्रथम तो यह किस प्रकार का पर्वत है। तो कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत मूल रूप से अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार बताता हूँ। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर मिर्जापुर में नर्मदा घाटी तक विस्तृत है। कहा जाता है कि जो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है वो भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मध्य प्रदेश के अलावा किन अन्य राज्यों में भी विस्तार है इस पर्वत का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सर्वप्रथम इसका विस्तार गुजरात में है, थोड़ा बहुत राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड तथा बिहार तक इसका विस्तार बताया जाता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1050 किलोमीटर विंध्याचल पर्वत की क्या है? लंबाई है। कितनी है? 1050 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। अब मध्य प्रदेश में भी इसका उपविभाजन बताया गया है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत का मूल रूप से 3 उपविभाजन है। जो अपना एक है कैमूर का पठार। कैमूर का पठार मूल रूप से रीवा व सतना
जिलों में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? रीवा तथा सतना जिलों में फैला हुआ है। आप भांडेर का जाएंगे तो भांडेर आपको दमोह में मिलेगी और पन्ना में देखने को मिलेगी। ठीक है। सबसे पूर्वी भाग मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत का क्या है? कैमूर का पठार। फिर मध्य में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? भांडेर का पठार। फिर उसके बगल में विंध्याचल पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है। ये क्या है? अपना विंध्याचल पर्वत का विस्तार है तथा विभाजन है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में झाबुआ से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? झाबुआ से प्रारंभ होता है और यहाँ लगभग सिंगरौली सीधी तक इसका विस्तार है। ठीक। अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ आती होंगी, कुछ उच्च चोटियाँ आती होंगी। उसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं तथा कौन कौन सी पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का अपन विस्तार देखते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ होता है? झाबुआ से लेके सीधी सिंगरौली तक जाता है अपना क्या? विंध्याचल पर्वत। तो आपको मैं बताता हूँ ये प्रारंभ कैसे होता है। पश्चिमी दिशा से सर्वप्रथम आपको झाबुआ में देखने को मिलेगी जोवट की पहाड़ियाँ। जोवट की पहाड़ियाँ मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ तथा गुजरात राज्य में विस्तृत है। तो आप ध्यान रखिएगा, जोवट की पहाड़ी अपन को कहाँ देखने को मिलेगी? झाबुआ में देखने को मिलेगी। जब आप धार में जाओगे तो धार में आपको क्या मिलेंगी? मांडू की पहाड़ियाँ, जिसके ऊपर मांडू स्थित है। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेंगी? असरफी की पहाड़ियाँ, जिस पर असरफी महल बना हुआ है मांडू में। फिर वहाँ पे मिलेंगी बाघ की पहाड़ियाँ, यहाँ पर बाघ की गुफाएं स्थित है। फिर आप जाओगे इंदौर। इंदौर की जब मऊ तहसील में आप जाओगे तो मऊ तहसील में आपको 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। एक है सिगार, एक है जाना पाव, एक है धजारी। तो सिगार की जो ऊंचाई है उस पहाड़ी की वो कितनी है? 881 मीटर है। और जाना पाव की कितनी ऊंचाई है? 854 मीटर है। फिर आप जाओगे धजारी तो धजारी आपको कितने की मिलेगी? 810 मीटर की पहाड़ी देखने को मिलेगी। ये कहाँ पर पड़ती है? इंदौर की महू तहसील में पड़ती है। जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि जाना पाव से कौन सी नदी का उद्गम होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। जाना पाव में ही परशुराम पीठ बनाई जा रही है तथा जाना पाव में परशुराम जन्म स्थान भी कहा जाता है। फिर आप आओगे इंदौर में काकरा बर्डी करके पहाड़ी मिलती है। काकरा बर्डी पहाड़ी, जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? सिप्रा नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। सीहोर में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेंगी? सलकनपुर की पहाड़ियाँ मिलेंगी। सलकनपुर की पहाड़ियों पर बिजासन माता मंदिर स्थित है। ये वर्तमान में चर्चा में चल रहा है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। फिर आप जाओगे भोपाल। भोपाल जैसा कि आपको पता है कि 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो वो 5 पहाड़ी कौन कौन सी है? एक है कटारा, एक है अरेरा, एक है श्यामला, एक है ईदगाह और एक है नेबरी। ये 5 पहाड़ियाँ भोपाल में स्थित है। कटारा हिल्स आप जब जाओगे भोपाल से लेके होशंगाबाद तरफ तो आपको कौन सी मिलेगी? या मंडीदीप तरफ तो आपको कटारा हिल्स देखने को मिलेगी। अरेरा पहाड़ी पर आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन, विंध्याचल भवन, वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन सब किस पे बसे हुए हैं? अरेरा हिल्स पर बसे हुए हैं। फिर आप जाओगे श्यामला हिल्स। तो श्यामला हिल्स पे आपको मुख्यमंत्री निवास, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तथा एक और चीज़ क्या मिलेगी? यहाँ पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय देखने को मिलेगा। फिर आप जब ईदगाह हिल्स देखोगे तो ईदगाह हिल्स पे आपको ताजुल मस्जिद देखने को मिलेगी। फिर आप नेबरी की गुफाएं जाएंगे तो नेबरी की गुफाएं मूल रूप से नवपाषाण कालीन संबंधित है। यहाँ से घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे नवपाषाण कालीन। फिर आप जाओगे रायसेन। तो रायसेन में आपको भीमबेटका की गुफाएं मिलेंगी और सांची की गुफाएं मिलेंगी। यहाँ से पेपर में सीधा प्रश्न आया हुआ है कि भीमबेटका की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं किस पर स्थित हैं? अपनी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यहीं पे सांची भी स्थित है, रायसेन में ही सांची की पहाड़ियाँ आपको याद रखना है। फिर आप आओगे किस पे? होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में आपको याद रखना है आदमगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आदमगढ़ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले, जैसे कि आपको मालूम है 1982 में, ये भी आपको याद रखना है। फिर आप आओगे भांडेर श्रेणी, ये आपको एक श्रृंखला मिलेगी विंध्याचल पर्वत की। इसका विस्तार मूल रूप से दमोह तथा पन्ना वाले क्षेत्र में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भांडेर श्रेणी में ही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी 752 मीटर स्थित है, जिसे गुडविल भी कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत की मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना चोटी, जो कहाँ पर है?
दमोह में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। फिर आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? कैमूर श्रेणी देखने को मिलेगी। कैमूर श्रेणी का विस्तार मूल रूप से सतना व रीवा जिले में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें सर्वप्रथम मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कैमूर श्रेणी में सतना में आप जाओगे तो आपको एक त्रिकुटा पर्वत देखने को मिलेगा। त्रिकुटा पर्वत पर शारदा माता मंदिर स्थित है जो कि मैहर में स्थित है। फिर आप जाओगे गिद्धराज पर्वत, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? सतना में देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, गिद्धराज पर्वत मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर आप जाओगे कामदगिरी पर्वत आपको चित्रकूट के आइट साइड देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने इस पर्वत के ऊपर से छलांग लगाई थी। तो कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट सतना में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ी चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी सोन नदी और यमुना नदी में जल विभाजक का कार्य करती है। तो आपको याद रखना है, देखिए सोन नदी कहाँ से निकल रही है? कैमूर श्रेणी के बगल से निकल रही है। अब इन दोनों के बीच में कौन सी श्रेणी आ रही है? कैमूर श्रेणी आ रही है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, सोन नदी और यमुना नदी के मध्य कौन सी श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है? तो वो है कैमूर श्रेणी। फिर आप देखोगे कि सोन नदी और केन नदी के बीच में कौन सी नदी जल विभाजक का कार्य करती है? तो वो भी कौन सी आएगी? कैमूर श्रेणी आएगी। यहाँ से एक प्रश्न आएगा, केन नदी और बेतवा नदी के मध्य कौन सी नदी जल विभाजक का कार्य करती है? तो आपको क्या बताना है? भांडेर श्रेणी केन नदी व बेतवा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अब मध्य प्रदेश की दूसरी पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। पहले आपको मैं बता देता हूँ, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला इसे संयुक्त रूप से कहा जाता है। जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला है, ये दोनों एक अलग अलग पर्वत श्रृंखला है, पर इन दोनों का मिलन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में होता है। तो इस कारण कहा जाता है कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है तथा मैकाल पर्वत जो है वो एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। तो सर सतपुड़ा पर्वत का नाम सतपुड़ा क्यों रखा गया? तो इसके कारण मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ कि ये सतपुड़ा मूल रूप से 7 पहाड़ों का समूह है। क्या है? 7 पहाड़ों का समूह है, उसी कारण इसे क्या कहा जाता है? सतपुड़ा कहा जाता है। इसका विस्तार बताते हैं कि मध्य प्रदेश के भारत के पश्चिमी घाट से लेके छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन तक आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? 1120 किलोमीटर है। ये पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको मूल रूप से अपन कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटा जाता है। इसके 3 भाग आप देखिएगा। सर्वप्रथम आता है पश्चिम में, आप देखेंगे एक अपन देख लेते हैं पश्चिमी भाग, एक देख लेते हैं पूर्वी भाग और एक देख लेते हैं मैकाल क्षेत्र। पश्चिमी भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा? राजपीपला श्रेणी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? राजपीपला श्रेणी। पूर्वी भाग में आप किसको रख सकते हो? सतपुड़ा पर्वत को रख सकते हो। इसी में मूल रूप से क्या आएगी? महादेव की पहाड़ी आएंगी। महादेव पर्वत रख लो या पहाड़ी बोल दो। फिर आप मैकाल में जाओगे तो मैकाल पर्वत आ जाएगा। तो एक बार पीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है, सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला को पूर्व से लेके पश्चिम तक जमाइए। तो पूर्व में आपको याद रखना है क्या आता है? मैकाल पर्वत आता है। फिर मध्य में जाओगे तो सतपुड़ा पर्वत या महादेव पर्वत या क्या आएगा? अपनी महादेव की पहाड़ियाँ आएंगी। फिर आप पश्चिमी भाग में जाओगे तो वो क्या कहलाता है? राजपीपला श्रेणी कहलाता है। अब देखो इसका विस्तार गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में देखने को प्राप्त होता है। ठीक। अब सर सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला वो किस नदी के मध्य स्थित है? तो ऊपर मैंने आपको क्या बताया था? नर्मदा नदी स्थित है। और नीचे क्या है? ताप्ती नदी स्थित है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो एक बार पेपर में पूछा था नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो आपको बता के आना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर? नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। ठीक। इसका उपविभाजन भी मैंने आपको बता दिया। पश्चिमी सतपुड़ा को क्या बोलते हैं? राजपीपला श्रेणी बोलते हैं। मध्य को आप क्या बोल सकते हो? मूल रूप से सतपुड़ा बोल सकते हो या महादेव पर्वत बोल सकते हैं। और पूर्वी को आप क्या बोलोगे? मैकाल पर्वत बोलो। अब देखिए सतपुड़ा कहाँ से, मैंने आपको क्या बताया? पश्चिमी श्रेणी को क्या बोलते हैं? राजपीपला बोलते हैं। गुजरात के राजपीपला से ये प्रारंभ होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? राजपीपला श्रेणी बोला जाता है।
इसका विस्तार हमें मूल रूप से कहाँ तक देखने को मिलता है, बुरहानपुर दर्रे तक देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो राजपीपला जो श्रेणी है उसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, तो उनका नाम देख लीजिए, पेपर में बहुत ज़रूरी पूछा जाती है। बड़वानी में आपको एक मिलेगी अरवानी की पहाड़ी, किसकी मिलेगी, अरवानी की पहाड़ी देखने को मिलेगी। फिर आपको मिलेगी एक बड़वानी की पहाड़ी, क्या मिलेगी, बड़वानी की पहाड़ी। बड़वानी की पहाड़ी के ऊपर ही ध्यान रखिएगा, मूल रूप से जो ऊन नामक जैन तीर्थ स्थल है वो किस पे बसा हुआ है, बड़वानी की पहाड़ियों पर स्थित है। फिर आप आओगे खरगोन में, तो खरगोन में आपको मिलेंगी बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ मिलेंगी, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। मैं बीजागढ़ के बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ कि बीजागढ़ की पहाड़ी पर एक चूलगिरी नामक स्थान है, कैसा, चूलगिरी नामक स्थान है, ठीक, जो बताते हैं कि खरगोन में बीजागढ़ पहाड़ी की एक उच्च चोटी है। यहाँ पर एक महादेव मंदिर है, क्या है, महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर का ऐसा बताते हैं कि ये जो अपने खजुराहो के मंदिर है उसकी शैली में बना हुआ है, ऐसा ही बोलते हैं इसे कि खजुराहो शैली में यहाँ निर्मित है। आपको पता है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है, पंचायतन शैली में निर्मित है। तो याद रखिएगा बीजागढ़ में कौन सा महादेव मंदिर है जो खजुराहो श्रेणी या पंचायतन शैली में निर्मित है। बीजागढ़ के बारे में एक और ध्यान रखिएगा कि प्राचीन निमाड़ की राजधानी जो थी वो किसे कहा जाता था, बीजागढ़ को कहा जाता था। फिर आप आओगे तो बुरहानपुर में, तो बुरहानपुर में आपको क्या मिलेंगी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर असीरगढ़ का किला स्थित है, ठीक है। फिर बुरहानपुर दर्रे के बाद आप किस में आओगे, बैतूल में आओगे, तो बैतूल में आपको क्या देखने को मिलेंगी, काली भीत की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, काली भीत की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा काली भीत की पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है, किसका, तवा नदी का उद्गम होता है। यहाँ मूल रूप से बैतूल और होशंगाबाद में विस्तृत है, पर इसका ज़्यादा भाग किस में विस्तृत है, बैतूल में विस्तृत है। तो यहाँ से कौन सी, तवा नदी का उद्गम होता है जो कि होशंगाबाद से होता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बैतूल में एक मुल्ताई की पहाड़ियाँ स्थित हैं, किसकी, मुल्ताई की पहाड़ियाँ। मुल्ताई की पहाड़ियों से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि बैतूल में एक कुकरू खामला नामक एक पर्यटन स्थल स्थित है। कौन सा, कुकरू खामला नामक प्राकृतिक पर्यटन स्थल स्थित है। कुकरू खामला में ही सर्वप्रथम कॉफ़ी का उत्पादन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप जैसे ही आओगे सतपुड़ा पर्वत के होशंगाबाद में, तो होशंगाबाद में आपको क्या मिलेंगी, महादेव की पहाड़ियाँ मिलेंगी या महादेव पर्वत मिलेगा। महादेव पर्वत के ऊपर ही पचमढ़ी स्थित है, क्या स्थित है, पचमढ़ी। जैसा कि आपको पता है कि पचमढ़ी की खोज किसने की है, जेम्स फोर्सिथ नामक व्यक्ति ने की है। तो आपको बताता हूँ महादेव पर्वत के ऊपर धूपगढ़ नामक एक चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर प्रश्न आएगा, सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ चोटी है। फिर यहीं पे महादेव पर्वत पे एक और चौरागढ़ ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1326 मीटर है। चौरागढ़ के ऊपर चौरागढ़ महादेव मंदिर स्थित है जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। फिर आप जाओगे मेकाल, तो मेकाल मूल रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। कहाँ पर, पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है, तो मेकाल पर्वत श्रृंखला से मध्य प्रदेश की 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी, एक जोहिला, एक सोन, एक नर्मदा। नर्मदा का मेकाल पर्वत से उद्गम होता है, इसीलिए उसे मेकाल सुता भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही मेकाल पर्वत की उच्च चोटी कौन सी, अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1062 मीटर है। अब देखिए ये हो गई मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। आजकल इनसे प्रश्न कैसे आते हैं, सर्वप्रथम पहले मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम आएगा सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला से किन नदियों का उद्गम होता है, या सतपुड़ा पर्वत से किन नदियों का उद्गम होता है, मेकाल पर्वत से किन नदियों का उद्गम होता है। तो सतपुड़ा पर्वत से अपन को ध्यान रखना है कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है। एक तो मुल्तई से कौन सी, ताप्ती नदी निकलती है सर आप फिर इधर आओगे तो आपको कौन सी नदी मिलेगी, पारसबाड़ा के पठार से बताओ, बेनगंगा नदी देखने को मिलेगी। फिर उसके बगल में जाओगे तो पेंच नदी देखने को मिल जाएगी।
उसके बगल में जाओगे तो तबा नदी देखने को मिलेगी। ये सब कहाँ से होती हैं? सतपुड़ा पर्वत से होती हैं। मेकाल में आप जाओगे तो नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेकाल पर्वत से होता है। फिर इसी प्रकार एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार में कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में से किस नदी का उद्गम होता है। तो जैसे अपन आते हैं, मैंने क्या बताया था, विंध्याचल पर्वत से झाबुआ, झाबुआ के बाद धार में गए थे अपन, धार के बाद धार में गए, धार के बाद इंदौर में आए। तो इंदौर से आपको कौन सी नदी देखने को मिल गई थी? शिप्रा में देखने को मिल गई थी। धार में आप जाओगे तो चंबल देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद आओगे सीहोर में तो पार्वती नदी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आप आगे जाओगे रायसेन में तो बेतवा नदी देखने को मिल जाएगी। मिल रही है कि नहीं मिल रही? उसके आगे जाओगे तो केन नदी देखने को मिल जाएगी। ये नदी मुख्य रूप से, फिर आगे टोंस नदी मिल जाएगी। ये सब नदी मूल रूप से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। यहाँ पर ये हो गया मध्य प्रदेश की दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैंने बता दिया है। ध्यान रखिएगा, दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका सलकनपुर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो वो स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। फिर पूछेगा बीजागढ़ नामक स्थान किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं वहाँ पर, 3-4 चीज़ें, जैसे कि चूलगिरी नामक स्थान, महादेव मंदिर, ये सब बीजागढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। एक और ध्यान रखिएगा, बीजागढ़ की पहाड़ी पर जैन तीर्थ स्थल ऊन नामक जो खरगोन में स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? बीजागढ़ की पहाड़ियों पर ही स्थित है। इसी प्रकार लगातार चैनल पे आप बने रहिए। इसके बाद अपन मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या भूगोलिक विभाजन देखेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए